एक छोटे बच्चे को भूख लग रही है। बगल में पड़ोसी का खाने का सामान रखा हुआ है। बच्चे की जैसे ही भूख बढ़ेगी, बच्चा उस सामान को उठा के खाने से पहले बिल्कुल नहीं सोचेगा। कहने का मतलब है कि बच्चे का नैतिकता जो है एकदम शून्य है। बच्चे की जो मोरालिटी का लेवल है वो जीरो है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो समाज से वो काफी कुछ सीखा होगा कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या मोरालिटी है, क्या इमोरल है। तो वापस से बड़े हो जाने के बाद 10-15 साल हो जाने के बाद उसी बच्चे को जब दोबारा भूख लगता है तो वो दूसरे का सामान, पड़ोसी का सामान उठा के खाने से पहले 10 बार सोचेगा। अनटिल एंड अनलेस कि एक ऐसा समय आ जाए कि अब वो भूख के बिना जीना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, तब उसका नैतिकता वहां टूट जाएगा, उसकी मोरालिटी वहां हो सकता है कि टूट जाए और वो क्या करे, पड़ोसी का सामान, दूसरे का सामान उठा के खा ले। लेकिन यहीं पर हो सकता है एक, मान लीजिए गांधी जैसा व्यक्ति हो जो गांधी की विचारधारा रखता हो, तो हो सकता है वो ये कहे कि नहीं, ये कठिन परिस्थिति ही आपकी परीक्षा है और देखना है कि इस कठिन परिस्थिति में आप कैसे भूखे रह सकते हैं, क्योंकि दूसरे का सामान उसको बिना बताए उठा के खाना नैतिकता के सिद्धांत पर नहीं है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग उम्र पे अलग अलग नैतिक सिद्धांत हो सकते हैं जो समाज से, जो स्वयं से अलग अलग समय पर आपके दिमाग में विकसित हुए हों कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। इन्हीं बातों पर एक थ्योरी दिया कोलबर्ग नाम के व्यक्ति ने। कोलबर्ग ने एक मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दिया, एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया कि बढ़ते उम्र के साथ कैसे बच्चा प्री एडोलसेंस से एडोलसेंस में आता है, एडल्टहुड में आता है, तो कैसे वो मोरालिटी सीख रहा है। तो कोहलबर्ग ने अपने रिसर्च में क्या किया कि बहुत सारी स्टोरीज क्रिएट की, बहुत सारी कहानियां बनाई जिसमें बहुत सारे डिलेमास दिए, लोगों को बहुत बहुत सारे सिचुएशंस दिए और कहा कि इस सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, उन सिचुएशंस को अलग अलग उम्र के लड़कों को, अलग अलग उम्र के लोगों को उन्होंने दिया। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, तो उसके हिसाब से उसी मॉरल डेवलपमेंट का डेफिनेशन राइट और रॉन्ग उन्होंने देखा कि क्या उसके हिसाब से गलत है और क्या उसके हिसाब से सही है। तो इन्होंने ये पाया कि अलग अलग उम्र के लोगों का इस पे अलग अलग जवाब है कि इस परिस्थिति में वो क्या करते हैं। तो उन्होंने नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट के टोटल 6 स्टेजेस दिए और कहा कि इंसान अपने उम्र के हिसाब से उसके नैतिकता का विकास होता है, उसकी मॉरलिटी का डेवलपमेंट होता है और वो उन अलग 6 स्टेजेस के बीच में अपने उम्र के हिसाब से आता है। तो कोहलबर्ग ने जो बहुत सारे सिचुएशंस दिए थे उसमें एक सिचुएशन ये थी हाइंज डिलेमा, जो बहुत फेमस हुई। तो आइए एक बार हम समझ लेते हैं कि हाइंज डिलेमा क्या है। देखिए, हाइंज नाम का एक व्यक्ति रहता है, इसकी वाइफ जो है बहुत बीमार रहती है, एक अलग तरह की उसकी बीमारी हो जाती है जिसका दवा नहीं मिलता है। तो हाइंज को पता चलता है कि एक नया केमिस्ट आया, एक नए वैद्य जी आए हैं जिन्होंने इसका दवा ढूंढ लिया है। हाइंज क्या करता है, अपने सारे रिश्तेदारों के पास जाता है, सारा पैसा इकट्ठा करता है जो कुछ भी इसके पास रहता है, और वो केमिस्ट के शॉप पर पहुंचता है और केमिस्ट से कहता है कि मुझे दवा दे दो। केमिस्ट बताता है कि दवा 10,000 का है। हाइंज केवल 6,000 रुपए लाया रहता है। तो हाइंज बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसके वाइफ की लाइफ की बात है, उसकी वाइफ उसके लिए बहुत मीन करती है और अगर वो दवा नहीं देगा तो उसकी वाइफ का डेथ हो जाएगा। केमिस्ट फिर भी मना कर देता है और दवा नहीं देता है। हाइंज वहीं शॉप पर खड़ा रहता है थोड़ी देर। तो हाइंज ये नोटिस करता है कि ये दवा केमिस्ट ने सिर्फ 1,000 रुपए में बनाया है और 10 टाइम्स महंगा दे रहा है, 10,000 रुपए में दे रहा है। और हाइंज जो उसको 6,000 रुपए दे रहा है, उसके बाद भी केमिस्ट ने उसको साफ साफ मना कर दिया कि वो बिना 10,000 रुपए लिए दवा उसको नहीं देगा। थोड़ी देर बाद केमिस्ट जब शॉप बंद करके चला जाता है तो हाइंज क्या करता है, उसके शॉप में घुसता है और दवा चोरी कर लेता है। तो चोरी करने के बाद होता क्या है, कई अलग अलग मोरालिटी के कई अलग अलग कंडीशंस खड़े होते हैं और लोग अपने एज ग्रुप, अपने अपने समझ के हिसाब से उस मोरालिटी का जवाब देते हैं कि उनको क्या करना चाहिए या हाइंज के साथ क्या करना चाहिए था। तो सबसे पहला केस ये खड़ा होता है कि हाइंज को दवा चोरी कर लेना चाहिए था, सिंस उसकी वाइफ की लाइफ की बात रहती है। और जो है हाइंज को इस बात के लिए कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ की बात रहती है, वो अपने वाइफ का जिंदगी बचाना चाहता था और इस बात के लिए उसको कोई पनिशमेंट नहीं बनता है, कोई पनिशमेंट वो डिजर्व नहीं करता इस बात के लिए। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि नहीं, कानून तोड़ना, चोरी करना तो गुनाह है, तो हाइंज की चाहे वाइफ की डेथ हो जाए, हाइंज को जो है चोरी नहीं करना चाहिए था। तीसरा कंडीशन ये बनता है कि हाइंज को चोरी कर लेना चाहिए था और अगले दिन जाके पुलिस को बता देना चाहिए था कि उसने चोरी किया है और जो कुछ भी सजा हो उसको उस सजा को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो ये देखा गया कि लोगों ने अपने अपने एज ग्रुप के हिसाब से जवाब दिया। अब आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
या ये यूज़र आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। एक नज़र हम डेली बाइट्स को क्यों सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर यूनिवर्सिटी एडमिशन अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, इग्नू लेक्चर्स, हिस्ट्री लेक्चर्स, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड सभी लेक्चर्स, बुक रिव्यूज, न्यूज़ एंड अपडेट्स एंड सेवरल अदर स्टफ्स टाइम टू टाइम आते रहते हैं। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड और लेक्चर्स देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और टीचर एजुकेशन वाला प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। देखिए, कोहलबर्ग की नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, इस पे सबसे पहले पियाजे ने काम शुरू किया था और पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को एक तरह से कह लीजिए कि बीच में ही छोड़ दिया था और वो एक तरफ से जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पर काम करने लगे। तो कोहलबर्ग ने देखा कि अच्छा, ये जो मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी है, इस पे काम थोड़ा काफी आधा अधूरा सा है। तो कोहलबर्ग ने इस थ्योरी पर काम आगे बढ़ाया, नैतिक विकास के सिद्धांत पर उन्होंने काम अपना शुरू किया। तो उसमें दो टर्म्स आपको देखने के लिए मिलेंगे या सुनने के लिए मिलेंगे। एक आता है मॉरल डिलेमा और दूसरा मॉरल रीजनिंग। तो देखिए, डिलेमा क्या है? डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर सब कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हमको क्या है, बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन में से एक रास्ता निकालना है। उदाहरण के तौर पर बचपन में आप अक्सर ऐसा सिचुएशन सुनते होंगे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब आप क्या करेंगे? आप एग्जाम देने जाएंगे या फिर आप पहले उस आदमी को हॉस्पिटल लेके जाएंगे और आपका एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। तो वहां एक मॉरल डिलेमा में आप होते हैं जहां पर आप एक बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेते हैं। किस तरीके से? मॉरल रीजनिंग से। अच्छा, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मॉरल रीजनिंग होगा वो बहुत ज्यादा राइट एंड रॉन्ग सोच के आएगा, ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप वोट देने जाते हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को लाइक करते हैं तो आप किसी भी केस में उसी को वोट देंगे। तो ये होता है कि आप राइट एंड रॉन्ग नहीं सोच रहे हो, आप उसी पार्टी को वोट दे रहे हो। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो समय और जरूरत के हिसाब से कैलकुलेशन देख के किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ, मॉरल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो जैसा कि हाइंस डिलेमा वाला सिचुएशन हमने एक प्रमुख उदाहरण के तौर पर लिया, तो उसी तरह कोहलबर्ग ने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अलग अलग लोगों को, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को दिया। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि मॉरल रीजनिंग जो है लोगों के एज ग्रुप पर डिपेंडेंट है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या किया, मॉरल डेवलपमेंट के थ्योरी को 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोगों के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट डिजाइन कर दिया है। तो उन्होंने 3 लेवल में मॉरल रीजनिंग को डिवाइड कर दिया। मोरालिटी, नैतिकता का सिद्धांत 3 बातों पर बेसिकली आधारित है। ये कह रहे हैं प्री कन्वेंशनल एक स्टेज है, दूसरा कन्वेंशनल है और तीसरा लेवल जो है वो है पोस्ट कन्वेंशनल। तो देखिए, यहाँ हमें नाम से स्पष्ट है, यहाँ बार बार कन्वेंशन लिख रहा है, कन्वेंशनल कन्वेंशनल कन्वेंशनल। देखिए, कन्वेंशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। कन्वेंशन वो चीज है जो सोसाइटी का एकदम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड और नॉर्म्स है। जैसे मान लीजिए कोई चीज आप समाज में करते हैं, तो अच्छा बच्चा कौन है? कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उस बच्चे को समाज जो है अच्छा बच्चा कहता है या मानता है। तो वो एक कन्वेंशन है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको एक उदाहरण दिया कि एक बच्चे को भूख लगी है तो खाने से पहले नहीं सोचेगा, तो इसका मतलब कि जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है वो उसको ना फॉलो करे, इसीलिए उसको प्री कन्वेंशन कहा गया। ये थ्योरीज का नाम उसी बेसिस पर दिया गया है। और वो आदमी जो समाज में कहे गए स्टैंडर्ड्स और कन्वेंशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करे कि नहीं नहीं, मोरालिटी का मतलब तो ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, तो मान लीजिए बाकी के लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करें ना करें, मैं तो करूंगा। तो वो एक तरह से सोसाइटी के स्टैंडर्ड कन्वेंशन पर आ रहा है। पोस्ट कन्वेंशन क्या है कि जो सोसाइटी के कन्वेंशंस हैं, जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, वो तो इनको पता ही है, इन लोगों को वो बात पता है, इनको समझ में आ रहा है। लेकिन ये कानून से ऊपर उठ के सोच रहे हैं किस बात में, कि कानून इंसान का या समाज का भला करने के लिए। अगर ऐसा समय आ जाए कि कानून इंसान का भला नहीं कर रहा है, तो ये कानून तोड़ने में बिल्कुल भरोसा रखेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए पिछले वाले केस में, अब वो ट्रैफिक जो है नियम है वो आदमी नहीं वॉयलेट कर रहा है, अब लेकिन कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, फिर भी वो सोच रहा है कि नहीं, ट्रैफिक पर रेड लाइट है, ये तो गैर कानूनी है, मैं पार नहीं कर सकता हूँ। जो आदमी इस स्टेज में रहेगा मोरालिटी के, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि जहाँ ह्यूमैनिटी की बात है, जहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है, सबसे ऊपर ह्यूमैनिटी और इंसानियत है। तो वो लोग जो है स्टेज 5 पोस्ट कन्वेंशनल में रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो मेरे लेक्चर भी देख रहे हैं, वो हम सब जो है आप कह सकते हैं कि स्टेज 5 में है। बहुत लोग 3-4 में भी होते हैं। ओके, तो कोहलबर्ग ने जो मॉरल डेवलपमेंट के जो स्टेजेस दिए हैं, टोटल 6 स्टेज हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, 5, 6।
ये क्या है, 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। तो बेसिकली ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, यही कोहलबर्ग का पूरा मॉरल डेवलपमेंट का स्टेज है। दिख रहा है, ये मोर देन सफिशिएंट है पूरा कोहलबर्ग का मॉडल समझने के लिए। तो हम सबसे पहले आते हैं लेवल 1 पर। प्री कन्वेंशनल स्टेज क्या है, प्री एडोलसेंट स्टेज क्या है, और यहाँ पर कोई छोटा है, कोई बच्चा है, तो वो क्या सोच रहा है। तो लेवल 1 को हम देखते हुए देखिए, बच्चे को नहीं पता होता कि दुनिया में क्या सही, क्या गलत, और क्या सही माना जाता है, क्या गलत माना जाता है। जो कोई भी उनको कोई बड़ा बता देता है कि ये सही है, वो उसके अकॉर्डिंग गलत या सही मानते हैं। तो कहने का मतलब उनके अंदर जो मोरालिटी है, उनके अंदर जो नैतिकता है, वो खुद से नहीं है, वो पनिशमेंट के डर से है। वो उनको सिखा दिया गया है कि ऐसा करोगे तो सही है, ओबीडियंट है, नहीं करोगे तो गलत है, उस बात का तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए वो मॉरल है, इसलिए वो नैतिक तरीके से बिहेव करते हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत मसले में हमारी विचारधारा कई बार बहुत चीज़ों को लेके बहुत खराब होती है, लेकिन कानून के डर के कारण हम सब वहाँ अच्छा बिहेव करने की कोशिश करते हैं, या नैतिक तरीके से मॉरली हम बिहेव करते हैं। छोटे बच्चे का उदाहरण लें, तो छोटे बच्चे को पता होता है कि पेंसिल चोरी करना क्लास में किसी बच्चे का गलत है। उसको पता है कि अगर मैं किसी का पेंसिल चोरी करता हूँ और पकड़ा गया तो पापा मम्मी मारेंगे, पेरेंट्स मारेंगे या टीचर मारेंगे। तो पनिशमेंट के डर के कारण उसको दूसरे का पेंसिल अच्छा भी लग रहा है तो भी वो नहीं लेगा। तो यहाँ पर उसकी जो मोरालिटी है, ओबीडियंस है, वो एक पनिशमेंट के डर से आ रहा है। तो ये है स्टेज 1। वैसे ही स्टेज 2 है, सेल्फ ड्रिवन है। जब आप देखेंगे सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन है। जब आप देखेंगे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसको क्या लगता है कि मान लीजिए वो टीचर के पास कंप्लेन करता है कि मैम उसने मेरी कॉपी फाड़ दी। तो टीचर कहती है भाई तुमने उसकी कॉपी क्यों फाड़ दी। मैम उसने मेरा पेंसिल तोड़ दिया था। तो तुमने उसका पेंसिल क्यों तोड़ दिया था। मैम उसने मेरा टिफिन खा लिया था। तो आप देखेंगे यहां जो हरकतें होती है ना, एकदम टिट फॉर टैट होती हैं। क्विड प्रो क्यो जिसे कहा जाता है, यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर। कोई चीज आप मेरे पर करेंगे तो प्रतिक्रिया के रूप में हम भी वही करेंगे। कई बार होता है कि बहुत लोग जैसे बड़े एज के हो गए, मान लीजिए बड़े एज के हो गए, बड़े हो गए, तब भी उनमें मोरालिटी कई बार डेवलप नहीं होती है, और वो क्या करते हैं, किसी ने उनके साथ बुरा किया था तो वो इंतजार करते हैं कम मौका मिले तो उसके साथ हम बुरा करें। तो ये टिट फॉर टैट हो गया, क्विड प्रो क्यो का सिचुएशन यहाँ पर आ रहा है। तो मतलब हम एक इंटरेस्ट ड्रिवन एटीट्यूड से करते हैं, और हम अपने इंडिविजुअल बिलीफ और इंडिविजुअल बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए स्टेज 2 को सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन स्टेज कहा गया है। तो इस स्टेज में सभी काम पनिशमेंट के डर या किसी रिवॉर्ड, किसी लालच के रूप में, या जैसे मान मान लीजिए मम्मी ने कहा कि बेटा अच्छा काम करोगे तो ये चॉकलेट मिलेगा, होमवर्क सारा कर लोगे तो ये चॉकलेट मिलेगा। तो बच्चे ने सारा होमवर्क कर लिया तो वो स्टेज 2 में आएगा। तो स्टेज 1 या लेवल 1, जो स्टेज 1 स्टेज 2 में डिवाइडेड है, वो बेसिकली पनिशमेंट और ओबीडियंस के बेसिस पर डिवाइडेड है। अब हम देखेंगे लेवल 2, कन्वेंशनल स्टेज, एडोलसेंस में आता है। देखिए यहां पर क्या होता है, गुड इंटेंशन एज डिटरमाइंड बाय सोशल कंसेंसस। ये क्या है, स्टेज 3 है क्या, ये क्या कह रहा हूं मैं। देखिए यहां पर होता है क्या है कि एक गुड बॉय, गुड गर्ल बनने की बहुत ही बच्चों में चाह होती है। व्हाट इज गुड बॉय, गुड गर्ल। जब भी बच्चा बैठा रहेगा तो वो अच्छा नंबर लाएगा तो हम कहेंगे अरे ही इज वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा है पढ़ने में। अरे बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ओबीडियंट है, घर का सारा काम भी कर लेती है और पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। तो अब ये किसने कहा कि पढ़ने में अच्छे हो, घर का सारा काम कर लेते हो, तो मतलब कि तुम नैतिक रूप से मॉरली बहुत अच्छे हो। या फिर कि कोई लड़का है, वो सारा होमवर्क, ट्यूशन का काम, घर का काम सब कर लेता है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो बहुत अच्छा लड़का है। ये किसने कहा। ये समाज ने एक सोच दी है बच्चों को, समाज के लोगों को, कि आप ये करते हो तो अच्छे हो, आप ये नहीं करते हो तो बुरे हो। तो उनसे अच्छा बनने की कोशिश जो हमसे जुड़े हुए हैं, यहां पर इस स्टेज में आदमी क्या करता है, उनसे, उन लोगों से, उन तमाम लोगों से इस स्टेज का आदमी अच्छा बनने की कोशिश करता है जिन जिन लोगों से वो आदमी अपने समाज, अपने अगल बगल जुड़ा हुआ है। तो जैसे अब अच्छा पढ़ते हैं, मार्क्स लाए, ट्रेडिशनल नोशन यही है कि अच्छे मार्क्स वाले बच्चा अच्छा है। तो दूसरे के सामने अच्छा बनने के लिए हम अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। कई बार होता है कि आप नहीं भी अच्छा सोच रहे हो, लेकिन सिंस पता है कि अच्छे बच्चे का नोशन ये है कि हमको ये काम करना है, तो अच्छा बनने के लिए दूसरे के सामने हम अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। तो जिन लोगों का नैतिकता का स्तर वो होता है, वो स्टेज 3 में आते हैं, लेवल 2 के अंदर आते हैं। अब देखिए यहां पर एक इस स्टेज का एक डिसएडवांटेज भी है। इस तरह के मॉरल थिंकिंग वालों के लोग के साथ एक प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मान लीजिए उनका कोई दोस्त है, वो स्मोकिंग करता है, ड्रग्स लेता है, लिकर पीता है। तो
वो क्या होगा, वो अपने लोगों के बीच में अच्छा बने रहने के लिए, वो जो इस लड़का स्मोक कर रहा है, जो अपने फ्रेंड को देख के स्मोक कर रहा है, कहने का मतलब वो है वो अपने फ्रेंड से अच्छे रिश्ते रखने के लिए, अपने जानने वालों से अच्छी बातचीत रखने के लिए वो ड्रिंक और स्मोक करते हैं। तो उनको कंपनी देने के लिए इस स्टेज के थिंकिंग के लोग भी जो क्या करते हैं, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करने लगते हैं, क्योंकि सिंस वो अपने पीयर के साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहते हैं। देखिए स्टेज 4 में यहाँ पर लोग थोड़ा कहा जाता है कि थोड़े से हल्का सा रूढ़िवादिता आती है इनमें। कि रूढ़िवादिता नहीं कहूंगा मैं, एक तरह से कह लीजिए बहुत ही एडamant रहते हैं किसी बात को लेके कि ये सही है, ये गलत है, लॉ इज लॉ एंड इट मस्ट बी फॉलोड इन एनी केस। कानून कानून है, हर परिस्थिति में इसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ट्रैफिक का सिस्टम है, और लोग फॉलो करें ना करें, मैं करूंगा। और इनका ये मानना होता है कि सारे सोशल सिस्टम को सब एक दूसरे में जुड़ा रहे, जो एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, सब एक जगह आके जुड़ जाए और व्यवस्थित और सुचारू ढंग से चलता रहे। ये मानते हैं कि रूल्स लोगों के भले के लिए बने हैं, पब्लिक के लिए बने हैं। और इस स्टेज 4 के थिंकिंग के लोग ये मानते हैं कि इट मस्ट बी फॉलोड, क्योंकि रूल्स जो है पब्लिक के लिए ही बने हुए हैं। और जो लेवल 3 के लोग होते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल, जो भी लोग हैं उनको सही गलत पता है, बट वो लोग इस कन्वेंशन से बाहर निकल गए हैं। वो देखते हैं कि रूल्स भला कर रहे हैं, वर्थ है, रूल्स को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समाज का भला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर रूल्स भला नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोग रूल्स को तोड़ देते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अब इनको ट्रैफिक नियम को फॉलो करते हुए ले जाएंगे तो रास्ते में इन्हें ब्रेक लगाना पड़ेगा, या रास्ते में गाड़ी बहुत तेज चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन ये उसके बाद भी गाड़ी तेज चलाते हुए ट्रैफिक का नियम तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से एक इंसान की जान खतरे में है, इंसानियत खतरे में है। तो वो इस इंसानियत खतरे में है तो वो उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और जो जिन लोगों की नैतिकता के विचार इस स्तर के होते हैं, वो स्टेज 5 में आते हैं। और सबसे लास्ट में आता है स्टेज 6। जिन लोगों की थिंकिंग इस लेवल पर डेवलप हो जाए कि वो अपने नैतिक हितों को पीछे छोड़ दें, मतलब इस हद तक कि उनकी जान पर भी खतरा आ जाए, उसके बाद भी वो समाज के हितों के लिए काम करते रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर गांधी ने नमक का कानून तोड़ा, नमक का कानून तोड़ा समाज के हित में, ब्रिटिश लॉ के अगेंस्ट में जाते हुए। नेल्सन मंडेला का उदाहरण ले लीजिए, भगत सिंह ने ये जानते हुए भी असेंबली में ऐसे जगह पर बम फेंका जहां पर किसी की डेथ ना हो। बाद में उनको उसी क्राइम में और दो तीन और क्राइम्स का मिला के जो है भगत सिंह को फांसी की सजा हुई। लेकिन मतलब इन लोगों ने अपने से ऊपर हटके, अपने से आगे हटकर सोचा। और जिन लोगों की मॉरलिटी का लेवल, जिन लोगों की नैतिकता का विचार इस स्तर का होता है, वो स्टेज 6 में आते हैं। तो ओके गाइस, दिस वाज द 3 स्टेजेस, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। और टोटल जो है 6 स्टेजेस में, वो उसके बाद जो है कोहलबर्ग की थ्योरी डिवाइडेड है। राइट एंड रॉन्ग, पनिशमेंट का डर होता है, फिर अवॉइडेंस ऑफ ब्लेम, सोसाइटी के नॉर्म्स को हम देखते हैं कि सोसाइटी के हिसाब से क्या जस्टिफाइड है, क्या नहीं जस्टिफाइड है। ओके, तो अब हम देखेंगे क्रिटिसिज्म। साइकोलॉजी में कोहलबर्ग की थ्योरी इकलौती ऐसी थ्योरी होगी जिसके इतने ज्यादा क्रिटिसिज्म है। इनफैक्ट अभी मैं आपको कई पॉइंट्स पर आपका जो फोकस डलवाऊंगा तो आप खुद महसूस कर पाएंगे कि हाँ, ये बात तो प्रैक्टिकली आज के जमाने में सेट नहीं बैठ रही है। किसी बात को एज के हिसाब से स्टेरियोटाइप कर देना तो प्रैक्टिकली सही नहीं होगा। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म कोहलबर्ग की थ्योरी का होता है कैरोल गिलिगन द्वारा। इन्होंने कहा कि कोहलबर्ग ने जिन भी लोगों को एनालिसिस करने के लिए लिया और जिन भी लोगों को कोहलबर्ग ने बहुत सारे सिचुएशंस दिए, उन सभी सिचुएशंस पे रिपोर्ट देने वाले या उन सभी सिचुएशंस पे अपना रिएक्शन देने वाले लोग मेल्स हैं। तो गिलिगन ने ये कहा कि अगर वहां पर फीमेल्स होती तो फीमेल्स अपने अगल बगल के चीजों को लेके बहुत ही केयरिंग नेचर की होती हैं, तो फीमेल्स का रिस्पॉन्स उन तमाम चीजों को लेके अलग आता। तो कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग की थ्योरी थ्योरी पर यही आरोप लगाया कि जो है ये थ्योरी जेंडर बायस्ड है। तो देखिए, कैरोल गिलिगन की थ्योरी पर अलग से लेक्चर नहीं आएगा। कैरोल गिलिगन की थ्योरी में ओवरऑल है ही ये कि उन्होंने जो है कोहलबर्ग की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है जेंडर बेसिस पर, और यही ओवरऑल कैरोल गिलिगन की थ्योरी है। दूसरा एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि कल्चर को कोहलबर्ग ने टोटली इग्नोर कर दिया। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई लड़की इंडिया में है, इंडिया में कोई लड़की है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो अब हुआ क्या, हमारे समाज में ये बॉयफ्रेंड रखना एक लड़की के लिए मॉरली गलत माना जाता है अभी, या पूर्ण रूप से इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। लेकिन यही चीज अगर वेस्टर्न कल्चर में हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और पेरेंट्स को पता भी हो तो इस चीज को उतना मॉरली गलत नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब
कोई लड़की अगर इंडियन कल्चर में बड़ी हो रही है और कोई लड़की वेस्टर्न कल्चर में बड़ी हो रही है, तो इन दोनों के लिए मोरालिटी का डेफिनेशन अलग हो जाएगा, क्योंकि मोरालिटी कहीं ना तो कहीं समाज से आ रहा है, कहीं ना तो कहीं कल्चर से आ रहा है। तो ये कहना कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो 20 साल की लड़की है और जो इंडियन वर्ल्ड में जो 20 साल की लड़की है, दोनों की सांस्कृतिक और सामाजिक सोच जो है, या फिर कह लीजिए जो भी उनका नैतिकता का तरीका होगा, मोरालिटी पे जो भी उनके विचार करने का तरीका होगा, वो सेम होगा, ये गलत है। फिर एक पॉइंट आता है कि मॉरल रीजनिंग और मॉरल बिहेवियर। देखिए, बहुत बार होता है कि आपको पता होता है कि सही और गलत क्या है, उसके बाद भी आपको गलत करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस को पता है कि क्या गलत क्या सही, और जनता के बीच में वो आके सारी सही सही बातें भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मॉरल रीजनिंग सही कर रहे हैं, लेकिन उनका मॉरल बिहेवियर गलत है। तो ये कहना कि एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से मॉरल बिहेवियर इंप्रूव होगा या अच्छा होगा, तो ये बात पूर्ण तरीके से सही नहीं है। और यहाँ पर भी कोहलबर्ग का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। फिर देखिए स्टेजेस, ये कहा गया है कि जो नैतिक विकास है, मॉरल डेवलपमेंट है, ये कोई जरूरी नहीं है कि चरणबद्ध तरीके या स्टेजेस में हो। उदाहरण के तौर पर कोहलबर्ग ये कहते हैं कि कोई आदमी मॉरल पे है, मॉरलिटी में है, या फिर मान लीजिए कह लीजिए कि वो नैतिकता के हिसाब से सोच रहा है, तो वो स्टेज 1 में है, 2 में है, 2 के बाद 3 आएगा, 4 5 6, इनके जो 6 स्टेजेस हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लीजिए हम सब 5th स्टेज में हैं, और मान लीजिए ये लड़की ही है, यहाँ जो इस लड़की का मैं एग्जांपल ले रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड है। मान लीजिए उसकी मॉम जो है, उसको उसकी मॉम को पता चल जाए और उसकी मॉम उसको धमकी देने लगे पनिशमेंट का, कि अगर तुमने ऐसा किया या तुम्हारा उस लड़के से संबंध स्थापित होता है, तो मैं अपने जीवन में या तुम्हारे जीवन को लेके मैं ऐसा ऐसा कर दूंगी। तो हो सकता है ये लड़की डर जाए, तो पनिशमेंट के डर से इसका मोरालिटी चेंज हो जाएगा, तो ये वापस से स्टेज 1 में आ गई। वैसे ही हम सब, आप, हमारे आगे कोई भी ऐसा कंडीशन रख दिया जाए, किसी बात को लेके हमें डरा दिया जाए, या हम अपने निजी जीवन में किसी बात को लेके डर जाएं कि अगर हमने इस बात पे मोरालिटी का स्टैंड लिया या हमने बहुत ज़्यादा नैतिकता की बात की, तो मान लीजिए मैंने बहुत अच्छी बात अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की, तो हो सकता है मेरा दोस्त लगे कि नहीं नहीं, अभी तो मेरे साथ नहीं है, मेरे जैसा बातें नहीं करता है, तो दोस्त जो आपका साथ छोड़ दे, तो हो सकता है आप क्या करो कि दोस्त से वो सही बात कहो ना, तो वापस से आप देखेंगे स्टेज 1 स्टेज 2 पर आ जाते हैं। तो ये कहना कि डेवलपमेंट स्टेजेस में हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, ये गलत है, या फिर पूर्ण रूप से सेट नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर कोहलबर्ग पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने हर चीज एकदम आइडियल कंडीशन में ले लिया, जिसका प्रैक्टिकली जो है, जो 90% केसेस में लागू नहीं होता है। फिर आता है डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस। ऐसा भी हो सकता है कि किसी विशेष फील्ड में, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, तो या फिर मान लीजिए आप टीचर हैं, तो टीचिंग लाइन में आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होगा कि एक बच्चे को कैसे हैंडल करना चाहिए। और आपकी ही उम्र का एक दूसरा आदमी, मान लीजिए वो आईटी एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, उसको ये नहीं पता कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है, बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है, बच्चा कैसा सोचता है। तो डोमेन स्पेसिफिक के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस के कारण आपका मोरालिटी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के बारे में तो कोलबर्ग ने बिल्कुल बात ही नहीं की है। फिर माइक्रो मॉरल इश्यूज, छोटी छोटी बातों पर, हम घर में क्या होता है, कई बार होता है किसी छोटे लाभ के लिए झूठ बोल देते हैं, या फिर कहीं क्या करते हैं, हम टिट फॉर टैट करते हैं कि देखो अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वरना नहीं करूंगा। या हमारे साथ कोई गलत कर दे तो हम कहते हैं कि नहीं, हम उसकी मदद नहीं करेंगे, हम उससे बदला लेंगे। तो छोटी छोटे मोरालिटी इन बातों पर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो वो जो स्मॉल माइक्रो मॉरल इश्यूज हैं, उसके बारे में भी कोहलबर्ग ने बिल्कुल ही चर्चा नहीं की है। फिर सबसे लास्ट में हम देखेंगे फैमिली और कंटेक्चुअल इश्यूज को उन्होंने इग्नोर कर दिया। फैमिली क्या, देखिए फैमिली से मतलब ये है कि बच्चा मोरालिटी ना, नैतिकता किस परिवार में रह रहा है, वहां से उसको बहुत ज्यादा आता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत ही परिवार ऐसा हो जो बहुत ही कल्चरली बहुत अच्छा हो, या जिनका मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर हो, जिनके घर में चोरी जैसा शब्द तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है, झूठ बोलने जैसा शब्द एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो उस घर से कोई भी बच्चा निकलेगा तो उस बच्चे का नैतिक विकास समाज में किसी भी अन्य लड़के की तुलना में ज्यादा अच्छा होगा। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको वीडियो लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, और टीचर एजुकेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड।
Do comment your views, and God bless you all and have a nice day.